राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म की एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। हम बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथक हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारिक खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉबर्ट एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीक थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था। इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी। 1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई,
लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपकी राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म के एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने के साथ में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मित्र हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारिक खलाएं की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉबर्ट एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीक थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपके राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है, फिल्म की एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है, अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है, ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। हम बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथक हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केर मोरोस के स्कोर के शुरुआती धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छ का चारिक खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉबर्ट एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीक थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपकी राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म की एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। हम बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मित्र हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारिक न्याय की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉबर्ट एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीक थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपके राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है, फिल्म की एक युग की अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है, अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है, ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथ हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केर मोरोस के स्कोर के शुरुआती धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारिक खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीक थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपकी राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म की एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथक हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केर मोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छ का चारिक न्याय की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीक थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपके राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म के एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथक हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों को स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमज़ोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारिक खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीक थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपकी राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है, फिल्म की एक युग की अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है, अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है, ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथ हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केर मोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारिक खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीक थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपके राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म की एक युग की अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथक हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केर मोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारी खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परी कथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीक थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 या 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपकी राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म की एक युग की अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथ हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्टेशनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों को स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर के शुरुआती धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमज़ोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारिक खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीक थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपकी राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म के एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। हम बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मित्र हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों को स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केर मोरोस के स्कोर के शुरुआती धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारी खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परी कथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीकी थी। उनमें रोमांच, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 या 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपकी राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म की एक युग की अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथ हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केर मोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमज़ोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारी खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परी कथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीकी थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 या 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपकी राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म के एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथ हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर के शुरुआती धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छा का चारिक खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की नायक की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीकी थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 या 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपकी राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म के एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। हम बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने हिसार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथक हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केर मोरोस के स्कोर के शुरुआती धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमज़ोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारी खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परी कथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीकी थी। उनमें रोमांच, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 या 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपके राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म के एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। हम बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने हिसाब में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथ हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारिक खलाएं की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीकी थी। उनमें रोमांच, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपकी राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म के एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। हम बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथ हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारी खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीकी थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 या 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपके राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म के एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। हम बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने हिसाब में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथ हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारिक खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीकी थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपकी राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म की एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने हिसाब में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथक हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान, संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारिक खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीकी थी। उनमें रोमांच, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपके राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म के एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। हम बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथक हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर के शुरुआती धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारिक खलाएं की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉबर्ट एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीक थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपकी राइड द हाई कंट्री एक पीढ़ी की मृत्यु और परिवर्तन की दुखद अनिवार्यता के बारे में है। यह 1960 के दशक की कहानी है। फिल्म की एक युग के अभिनय की एक शैली के अंत के बारे में है। अपने पिता की विरासत से जूझ रहे एक निर्देशक के बारे में है। ईसाई पुरुषों की एक पीढ़ी का निधन। हम बेशक यह वास्तव में इनसे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि वे संदर्भ है, वह फ्रेम जो इसे एक युग के पुराने सार में बदल देता है। इसमें एक उम्मीद है, उद्देश्य की ताकत है, जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथक हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था, जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारिक खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है, बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीकी थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव, जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी।
1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई, लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपकी ताकत है जो दमदार सामाजिक यथार्थवाद के साथ मिलकर इसे 61 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मित्र हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर की शुरुआती धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान, संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हमेशा स्पष्ट होते हैं लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारिक खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परिकथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीक थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी। 1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई,
लेकिन वे संशोधनवादी फिल्म, पैरोडी, आर्ट हाउस और स्टाइल हैवी स्पैगेटी वेस्टर्न थी। इतनी सूक्ष्मता से किसी ने आपके 1 साल पहले सिनेमाघरों के आने के बाद क्लासिकल बना दिया। वाइड वेस्ट का मेरी मिथक हॉलीवुड की कल्पना से उतना ही प्रभावित है जितना कि वास्तविक जीवन के इतिहास से। पिछले साल पतझड़ में यूटा और एरिज़ोना की सड़क यात्रा पर मुझे एक के बाद एक स्मारक मिले। मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नहीं, बल्कि जॉन वेन और जॉन फोर्ड के मध्य शताब्दी के सिनेमा के महत्वपूर्ण दौर में 1939 में इस शैली के पुनरुद्धार के शुरू होकर पश्चिमी कला राष्ट्रीय मिथकों की स्थापित करने वाला कला रूप था। जैसे कि अंतरिक्ष युग आया तो इसे खुद को अंतिम सीमा और सितारों के लिए वैगन ट्रेन के रूप में पेश करना पड़ा। राजनीतिक मिथक के रूप में उनके महत्व के अलावा क्लासिकल वेस्टर्न ने कला में उल्लेखनीय योगदान दिया। क्लासिकल वेस्टर्न युग के कई फिल्म बनाई गई गहराई और सुंदरता से भरपूर थी। द सर्चर्स में जॉन वेन की अकेलेपन भरी हिचकिचाहट को कौन भूल सकता था। द बिग एंट्री के लिए केरमोरोस के स्कोर की शुरुआत धुनों की शानदार भव्यता को कौन भूल सकता है। टेरी ने लिखा, मुझे मानना है कि फिल्म दर फिल्म पारिवारिक वेस्टर्न फिल्म की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से थी। क्लासिकल वेस्टर्न युग अमेरिकी फिल्म एक अलग दौर था जिसमें एक ऐसी शैली की स्थापना की जिसमें एक वचन, नैतिक और कलात्मक नियम थे। ये जंगल में सम्मान संस्कृति के बारे में कहानियाँ थी। एक ऐसा स्थान जहाँ कानून का शासन कमजोर या ना के बराबर था। अन्य आलोचकों ने पश्चिमी फिल्मों के पुराने और नए युगों के बीच लोकाचार में अंतर को नोट किया, लेकिन टेरी की रूढ़ितावादी उनके बचपन के तत्कालीन ईसाई धर्म ने उन्हें अनूठी अंतर्दृष्टि दी। उन्होंने कहा, पश्चिमी फिल्मों की अराजक दुनिया ब्रदर्स करामजो में चेतावनी को नाट्य रूप देती है। अगर कोई ईश्वर नहीं है तो कुछ भी अनुमत नहीं है, यहाँ तक कि नरभक्षण भी है। इसके विपरीत हर महान पश्चिमी में पात्रों को नैतिक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है तो हमेशा स्पष्ट होते हैं, लेकिन शायद ही कभी आसान होते हैं। कानून या कानून के बिना की दुनिया में हम सभी को पुराने जमाने की न्याय की नैतिक अखंडता, स्वेच्छाचारी खलनायक की नैतिक के बीच चयन करना होगा। खुशी के बजाय सम्मान को चुनने की न्याय की क्षमता धर्मनिष्ठा में निहित प्रतीत होती है, क्योंकि इस तरह की पुरानी ईमानदारी को समझना कठिन है बिना यह सोचे कि हम दृढ़ इच्छा शक्ति से परे किसी चीज़ में विश्वास करता है। इसी प्रकार आलोचक रॉजर एबर्ट, जो पूर्व में वेदी लड़के थे, अब कैथोलिक बन गए थे, उन्होंने साझा किया, क्लासिकल पश्चिमी साहित्य की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं। जनता क्लासिकल आधुनिक युग में संक्रमण को एक ऐसे क्षण के रूप में याद करती है जब काउबॉय ने अपनी सफ़ेद टोपी को ग्रे के लिए लटका दिया, जब बजट की वृद्धि हुई, कथाएं परिष्कृत हुई, जब देश बड़ा हुआ और परी कथाओं को त्याग दिया। लेकिन क्लासिकल वेस्टर्न लोकप्रिय स्मृति की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण और बारीक थी। उनमें रोमांस, सड़क यात्रा के रोमांच से लेकर अंधेरे मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल चरित्र वाले ड्रामा शामिल थे। क्लासिकल वेस्टर्न में ये तीख वाली बातें सब होती थी। दर्शकों के रवैयों में युद्ध के बाद एक बड़ा बदलाव जो फिल्म न्यूयॉर्क के साथ उभरने के लिए भी जिम्मेदार था, इस तथ्य को जन्म दिया कि अधिकांश वेस्टर्न फिल्म 1945 से 1960 के बीच बनाई गई थी। 1960 तक की औसत दर्जे की टीवी दर्शकों की भरमार बड़े पर्दे के पश्चिमी सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि को कम कर दिया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मूड बदल दिया। महानतम पीढ़ी का आशावाद, राष्ट्रीय विश्वास लुप्त हो रहा था। उनके साथ नैतिक स्पष्टता भी समाप्त हो गई, जो इस शैली की संरचना का आधार थी। राइड द कंट्री हाइड 1962 में आई और एक महत्वपूर्ण वर्ष था। इसके बाद और भी वेस्टर्न फिल्म आई।